नमस्ते, दिस इज अभिषेक। वेलकम बैक टू लैब्स एंड स्पोर्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनालिटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम पर्सनालिटी के अप्रोचेस को देखने वाले हैं। कौन से ऐसे अप्रोच हैं जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। टोटल 5 अप्रोच हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा जो पहला अप्रोच होगा वो होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच। इसके अलावा जो 4 अप्रोच होंगे आपके, जैसे कि ट्रेट अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच एंड इंटरेक्शनल अप्रोच, इनको हम आने वाले सीरीज में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच पे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच, पहले देख लेते हैं कि किन लोगों ने साइकोडायनेमिक अप्रोच को पॉपुलराइज किया था। तो सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन एंड कॉक्स, इन लोगों ने साइकोडायनेमिक अप्रोच को पॉपुलराइज किया था। अब समझ लेते हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच है क्या। तो कुछ कुछ इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच है क्या बेसिकली। तो कॉक्स के बेसिस पे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि साइकोडायनेमिक अप्रोच है क्या। तो पहला जो है वो ये है कि अगर किसी की पर्सनैलिटी को आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसके अनकॉन्शियस पार्ट को आप स्टिमुलेट कीजिए, टटोल के देखिए और उसका कन्फ्लिक्ट देखिए कॉन्शियस एस्पेक्ट से। एक इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस पार्ट को आप कनेक्ट करके देखिए कॉन्शियस एस्पेक्ट के साथ, और इन दोनों में जब कन्फ्लिक्ट होगा तो आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो बाहर आएगी, आपकी जो बिहेवियर होगा वो बाहर आएगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि अगर आपको पर्सनैलिटी को देखना है, पर्सनैलिटी को जज करना है, ये देखना होगा कि जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ये बेसिकली इंडिविजुअल के इंटरनल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। इंटरनल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है किसी की पर्सनैलिटी वगैरह, किसी की पर्सनैलिटी को अगर आपको समझना है तो कौन सा अप्रोच के थ्रू? साइकोडायनेमिक अप्रोच के थ्रू। इसलिए ये कह सकते हैं कि इसकी एक लिमिटेशंस है कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता पर्सनैलिटी को समझने के लिए। तीसरा चीज़ ये है कि ये अप्रोच ना इंडिविजुअल के जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उनको एक साथ स्टडी करता है एज अ होल रादर देन आइसोलेटेड फॉर्म में। यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म में वो हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर उसके ट्रेट्स को, हर गुणों को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, जबकि उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चौथा, जैसे कि देख सकते हैं साइकोडायनेमिक, यानी कि ये कैसी है? ये डायनेमिक अप्रोच है, ये एक डायनेमिक अप्रोच है। इसलिए ये अप्रोच जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच है पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, अगर आप इस अप्रोच से काम करेंगे तो। डायनेमिक इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट होता रहता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट से, इस वजह से डायनेमिक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच है कैसी। पहला, कन्फ्लिक्ट किसके बीच में? अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में। दूसरा, ये फोकस करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को रादर देन एक्सटर्नल। तीसरा, ये इंडिविजुअल को एज अ होल स्टडी करता है, उसके आइसोलेटेड ट्रेट्स या फिर उसके एक एक करके गुणों को ध्यान नहीं देता है, जबकि वो पूरे को एक साथ ध्यान में रख के चलता है। चौथा, कि ये डायनेमिक है नेचर में, इसलिए इसका जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डायनेमिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम चलते हैं पहली थ्योरी पे, सिगमंड फ्रॉइड की। उससे और क्लियर होगा कि अप्रोच कैसे काम करती है। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी या थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। उस थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड ने एक इंडिविजुअल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दिया था। जो सबसे पहला था वो था इड, ईगो और सुपर ईगो।
सुपर ईगो। उन्होंने बोला था कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, और इन्हीं के कन्फ्लिक्ट के बाद जो भी आपका आउटकम आता है वो आपका बिहेवियर के फॉर्म में आता है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि इनकी टर्म्स क्या क्या हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा समझेंगे। तो इद जो होता है ये आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये एक अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ईगो जो होता है ये आपके रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये एक कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। सुपर ईगो जो होता है ये आपके मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो ये उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम पर्सनैलिटी की आइसबर्ग प्रोफाइल को देखते हैं। ये पर्सनैलिटी की आइसबर्ग प्रोफाइल है जो कि इसको बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। ये जो आइसबर्ग प्रोफाइल कैसा, जैसे देखा होगा समंदर के अंदर बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है तो उसका जो सबसे ज़्यादा मास होता है वो अंदर रहता है, और जो विजिबल पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो आपका जो ये विजिबल पार्ट है ये डिफाइन करता है किसको, ईगो को, यानी कि आपका एक्चुअल बिहेवियर जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये आपका एक्चुअल बिहेवियर को दर्शाता है। उसके बाद जो सबमर्ज पार्ट होता है, जो इमर्ज पार्ट होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, वो 2 तरीके से कैटेगराइज है। एक थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं आपका सुपर ईगो, ये एक्सेसिबल है, इसमें एक्सेस किया जा सकता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे कि मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, ऐसी चीज़ें इसके अंदर लाई करती हैं। जो हिडन पार्ट होता है, जो सबसे नीचे दबा हुआ पार्ट होता है, हिडन पार्ट, वो आपका होता है ईगो, इद के अंदर जो क्वालिटीज आती हैं वो बेसिकली जैसे कि सेल्फिशनेस, एग्रेशन, एग्रेसिव मोटिव, इस तरीके की जो क्वालिटीज होती हैं वो ईद के अंदर आती हैं। मेमोरीज, एक्सपीरियंस जो आती हैं वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट का पार्ट है, जैसे कि सुपर ईगो, और जो एक्चुअल बिहेवियर है वो ईगो का पार्ट है, जो कि विजिबल पार्ट है। तो इस तरीके से जो आपकी आइसबर्ग प्रोफाइल है पर्सनैलिटी की, वो रिफ्लेक्ट करती है। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ये है क्या। हम स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलिए सबसे पहले हम ईद को समझते हैं। मान के चलिए कि एक मैच चल रहा है, उस मैच में आपके पास बॉल आई, हॉकी का मैच है, आपके पास बॉल आई आपके पास बॉल आई और आपको एक शॉट खेलना है। उस शॉट के थ्रू क्या हो सकता है, गोल हो सकता है, लेकिन पीछे से एक प्लेयर आया और उसने आपको स्लैच कर दिया। स्लैच करने से हुआ क्या, आपका माइंड जो था एकदम से चेंज हो गया और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट क्या कर दिया, या तो आपने हाथापाई कर दी या फिर आपने भी कुछ बोल दिया उसको। तो ये क्या है, ये आपने रिएक्ट किया। ईद को आप रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। रिएक्शन होता क्या है कि ऐसे एक्शन जिनके पीछे कोई सोच ना हो, बिना सोचे समझे करने वाला जो एक्ट होता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो आपने किसी स्टिमुलस पे जो रिएक्ट किया है वो इस बेस पे किया है क्योंकि आपका ईद डोमिनेट है, इसलिए ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है और ये एक अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट है। आपने सोचा तो नहीं था ऐसा कुछ कि मैं उस पर जाके या तो उसको मार दूंगा या फिर उसको कुछ बोल दूंगा, लेकिन ये अपने आप हो गया क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस पार्ट में प्रेजेंट है, जो आपका हिडन पार्ट है उसमें प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, उसको धक्का दे दिया फिर मार दिया, जो भी आपने किया जब उसने स्लैच किया तो। इसीलिए इसको स्पोर्ट्स के अंदर इंस्टिंक्टिव ड्राइव बोलते हैं। इंस्टिंक्टिव ड्राइव ये एग्रेशन को दर्शाता है आपके कि आप कितने एग्रेसिव हैं। इंस्टिंक्टिव ड्राइव स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट से देखें तो। उसके बाद फिर पहले सुपर ईगो समझते हैं, फिर ईगो पे आते हैं। सुपर ईगो क्या होता है, मान के चलिए सेम वही कंडीशन लेते हैं, आपके पास बॉल है, आपको शूट मारना है, गोल हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैंने शूट लिया
तो कहीं ना कहीं मेरी स्टिक ओपोनेंट को पड़ सकती है और उसको हार्म हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। उस बेसिस पे आपने क्या किया, उस शॉट को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोरालिटी जागी है कि मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है। ये होता है मोरल एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का, सुपर ईगो। अगर आप ऐसा करते हैं कि शॉट नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि अगर मैंने लिया तो सामने वाले को इंजरी हो जाएगी, तो उस बेसिस पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आप गोल करने वाले थे, आपसे जो गोल हो जाता उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई थी, वो बिल्कुल कम हो गई, लो हो गई, यानी कि आपने शॉट ही नहीं लिया। इसीलिए स्पोर्ट्स के अंदर सुपर ईगो को जो हम बोलते हैं वो डिटरमाइन करते हैं स्पॉइल स्पोर्ट से। स्पॉइल स्पोर्ट, स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये हावी है तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मोरालिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आप उतने ओपन होके नहीं खेल रहे जितने आप खेल सकते हैं। जो आपके पास पॉसिबिलिटी है, जो आपके पास चांस है कि आप गोल कर सकते हो, आप वो गोल नहीं करेंगे अगर वहां पे मोरालिटी का कोई सीन आ जाए तो। ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं ईगो। ईगो क्या करता है, ईगो इसके साथ भी बात करता है और ईगो इसके साथ भी बात करता है, और इन दोनों के साथ बात करने के बाद इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना के रखता है, यानी कि बैलेंस बना के रखता है। और जो आप एक्चुअल बिहेव करते हो वो बेसिकली ईगो होता है। मैच में जो आपका एक्चुअल बिहेवियर होता है वो एक्चुअली ईगो होता है। एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझते हैं। मान के चलिए सेम यही एग्जांपल लेते हैं, उसने क्या किया, स्लेज किया। तो आप हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। इसको भी स्लेज किया गया, इसको भी स्लेज किया गया। स्लेज करने पे इसने क्या किया, इसने हाथापाई चालू कर दी, इसने बोलना चालू कर दिया। तो इसने बेसिकली किया क्या, रिएक्ट करना चालू कर दिया। इस बंदे का देखते हैं, जब इस बंदे को स्लेज किया गया तो इसके मन में भी भाव आया होगा कि चलो मारते हैं इसको, धक्का देते हैं इसको। लेकिन इसने क्या किया, इसका एक और पार्ट था जो कि इसने बोला कि रहने दो भाई, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, सही बात नहीं है। तो एक मन कह रहा है कि मारो, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं मारो। उसके बीच में इसने क्या किया, ईगो ने, कि एक बीच का रास्ता निकाल दिया। बीच का रास्ता निकाल दिया। बीच का रास्ता कैसे, मान के चलिए तो इसने बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता ये निकाला कि इसने इस पे फोकस ना करते हुए गेम पे फोकस किया और अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते, अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसने गोल कर दिया। गोल करने से ये हुआ कि दो चीजें हुई। पहला कि जो इसको स्लेज, इसने गोल करके क्या किया, इसको जवाब दे दिया, पहली चीज। दूसरा, इसके मन में ये भी नहीं रहा कि मैंने इसको हार्म नहीं किया। तो हुआ ये कि इन दोनों के बीच में उसने बैलेंस बना लिया। अगर वो इस चीज पे चला जाता, सुपर ईगो पे चला जाता, तो उसके मन में ये रहता कि मैंने उसको मारा नहीं यार, क्योंकि उसने मुझे स्लेज किया तो मुझे कुछ बोलना चाहिए था। तो एक कंडीशन ये हो जाती। अगर स्लेज कर देता तो उसके मन में ये रहता कि मैंने क्यों किया। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, इसने आपको गिल्ट से बचा लिया। कैसे करके, इसने अपना फोकस हटाया, गेम पे लगाया और वहां गोल कर दिया, जिससे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया। ना इसको कुछ हुआ, ना इसको कुछ हुआ। तो इस तरीके से ईगो जो होता है वो इक्विलिब्रियम बना के रखता है इद में और सुपर ईगो में। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। आप चाहो तो इसे रिलेट करके देख सकते हो। आप सभी ने गेम खेला है, उससे आप इस चीज को रिलेट करके देख सकते हो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।